सुबह सुबह का वक़्त था। मेरा दुकान पर जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा खूबसूरत दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज़्यादा चलता था और मेरे पास ज़्यादा औरतें ही आती थीं। कभी कभी हंस बोलकर बातें भी कर लेती थी और मैं भी मुस्कुराकर बात कर लेता। अब ज़ाहिर है मुझे इनसे काम था, तो मैं कोई इनसे झगड़ा करने तो नहीं बैठा था। वो भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था। काम से बात कर ही लिया करता था, पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिल फेंक हूँ। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी थी, वो जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे ख़ानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था और अब हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। मेरी बीवी का नाम साइमा था। जब हम लोग कराची में फ़्लैट देखने के लिए आए तो इसने कहा कि इसे सबसे ऊपर वाला फ़्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतनी ऊपर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग तो नहीं थी। यहाँ पे कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं लगा हुआ था। तो उसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाती है और छत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, इसलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाला फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था और लोग इतने ऊपर से नीचे आने जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। इसे छत बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो कहती थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पर बैठे, आसमान को देखे, परिंदों को देखे, अजान की आवाज़ें सुने तो उसके पूरे दिन की थकन उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने आगे फ्लैट ले ही लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गिर गई और उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है और वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा झटका लगा था। झटके से गिरने की वजह से उसका काफ़ी सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया था और इस बात को 1 साल होने वाला था। मैं उसके सारे काम करता, उसके लिए खाना बनाता, घर को भी साफ करता, पैसे भी कमाता। मुझे मेरे सारे रिश्तेदार काबिल रहम नज़रों से देखते थे और कहते थे कि मैंने पसंद की शादी की, अपनों का दिल दुखाया, इसलिए मुझे सज़ा मिली कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी बीवी माजूर हो गई और जब वो सीढ़ियों से नीचे गिरी तो वो माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी उस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा था, एक बहुत बड़ा सदमा था। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी ही खुश असलूबी से हमने इस सारे वक़्त को गुजारा और अब इस बात को 1 साल हो गया था। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था, पर मेरी बीवी के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक दफ़ा बाथरूम ले गया तो उसने कहा कि उसे फिर से जाना है और उसे ठीक से हाथ मुंह धोना नहीं आता। वो बोल नहीं पाती थी, पर इशारे करती थी। मैं उसके इशारे को समझ जाता था। मैं उसके पास मोबाइल फ़ोन रख कर जाता था कि अगर कोई मसला हो तो वो मुझे बेल मार दे और मैं समझ जाऊंगा। दुकान मेरी ज़्यादा दूर नहीं थी। दोपहर का खाना भी मैं उसके करीब रख कर चला जाता था, उसकी दस्तरस में, ताकि वो उठाकर खा ले और पानी का इंतज़ाम भी करके जाया करता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दोबारा से दुकान पर जाता और फिर रात को देर से आता था। वो बेचारी भी उस रूटीन के साथ चल रही थी और उसका मेरे लिए इतना करना ही काफ़ी था। मैं उसे फिर से बाथरूम ले गया। अब उसने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं ज़रा गुस्से से बोला तो वो सहम सी गई। उसके उस इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होंठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वो शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ़ की और मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरी प्यारी बीवी। इसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नज़र लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी मजदूर थी। मैं घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैं अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया
उस इस 1 साल में मैंने उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था और अपनी दुकान पर चला गया। फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई। मैंने उससे पहले नहीं देखा था, शायद उस मोहल्ले में नहीं आई थी। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा जवान जहाँ खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। उसका नाम किरण था। उसने आते ही कहा कि मेरा नाम किरण है, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा कि मुझे तो सब दर्जी गफूर कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में ही सुनकर आई हूँ। सुना है कि बहुत अच्छे कपड़े सीते हो, मेरे कपड़े सी दोगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो इसने कहा कि दरअसल एक शादी है ख़ानदान में और मैं शादियों में 4-4 घंटे के बाद सूट बदलती हूँ। ये मेरी आदत है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अलग लगना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कोई 15-16 सूट तो सिलवाने हैं 20 दिन के अंदर। क्या तुम इस सी दोगे? तो इसने कहा कि तुम क्या ये सब कुछ आसानी से कर लोगे? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। तो इसने कहा कि पैसों की परवाह नहीं करो, जब मैं तुमसे 15 सूट एक साथ सिलवा सकती हूँ तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी? मैंने दिल में कहा कि चलो, मुझे एक बड़ा काम मिल गया। वैसे भी काफ़ी अरसे से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था और इसी शादी का सीज़न भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग बेमौसम शादी का प्रोग्राम रख लेते थे। खैर, मुझे क्या था, मैंने उससे ऑर्डर ले लिया और उसने कहा कि वो कल कपड़े भी ले आएगी और नाप भी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसका नाम और ऑर्डर नंबर लिख लिया। मैं अपनी दुकान में ही काम कर रहा था और अगले दिन वो आ गई। उसने मुझे सारे कपड़े दे दिए और समझा दिया कि किस तरह के सीने हैं और इसने कहा कि मुझे एक सूट अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर जाता हूँ, मेरी बीवी बिस्तर पर पड़ी है, उसे देखने के लिए जाना होता है। तो उसने कहा कि अगर तुम ये सूट मुझे अभी सी दोगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगी। मैं सोचने लगा कि 1,000 के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा भी लूँ तो क्या हो जाएगा। वैसे भी मेरी बीवी अपने घर में बैठी है, कोई सड़क पर तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं उसके पास रख कर आया हूँ। 1 घंटे से क्या हो जाएगा? 1 घंटा तो इंसान लेट हो भी जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से मेरी बीवी की ऐसी हालत थी, मैं घर हमेशा टाइम पर ही जाता था, लेकिन मैंने उसका सूट सी दिया। मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया। जब मैं वापस रात को घर आ गया और घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बीवी ज़मीन पर गिरी हुई थी, पानी का गिलास टूटा हुआ था। शायद वो पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने उसके पास रखा था वो बहुत ही कम था। मैंने उसे उठाया, उसका मुंह साफ़ किया। उसको थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। मैंने उसकी पट्टी बांधी और मैंने उसे काबिल रहम नज़रों से देखा। मैंने उसके पास फ़ोन तो रखा था, लेकिन फ़ोन की शायद बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो मुझे फ़ोन भी ना कर पाई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे काम था, बहुत ज़रूरी काम था। वो मुझसे इशारे में पूछने लगी कि क्या काम था। तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, बस मेरी एक रिश्तेदार फौत हो गई थी। मैंने उससे झूठ बोल दिया और मैं उसे ये कहता कि एक जवान जहाँ लड़की का सूट सीने के लिए मैंने इतनी देर लगाई और तुम इस चक्कर में नीचे गिर गई तो तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ तो ज़रूर गुस्सा करती। बीवी तो बीवी ही होती है। बिस्तर पर पड़ी थी तो क्या? मैंने उसको जवाब दिया। मैं डर गया था और मैंने झूठ बोल दिया। उसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा कि मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने काम तो कर दिया, पर अभी उस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा कि सारे पैसे एक साथ ही दूंगी। वो जब भी मेरी दुकान पर आती मुझे अजीबोगरीब किस्म के दाएं दिखाती, मेरी आंखों में देखती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो इसने बस गले में ही डाला होता था, सर पर भी नहीं करती थी और दुपट्टा भी इसका बहुत ही बारीक सा होता था। सब बाज़ार वाले लोग उसको देखते थे। मेरे सामने भी एक दर्जी बैठा था जो मेरा दोस्त भी था। उसने कहा कि ये लड़की आज तक तुम्हारी दुकान पर बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बच के रहना। तो मैंने कहा कि हाँ, लगता है इस मोहल्ले में नहीं आई है। इसने कहा
कि हाँ नहीं आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा कि क्या मतलब, उस औरत के पड़ोस में रहता हूँ, बूढ़ा सा बाप है इसका और तलाक हो चुकी है इसे। मैंने कहा ये तो शक्ल से शादीशुदा भी नहीं लगती और तुम कह रहे हो कि उसको तलाक हुई है। इसने कहा कि हाँ, आजकल किसी का कोई पता नहीं चल जाता। सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब उसे इसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने गैरत में आकर उसको तलाक दे दी। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धो के पड़ जाएगी। मैंने कहा कि अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे इस दोस्त ने कहा कि क्या भाभी की हालत अभी भी ऐसी ही है? तो मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर ज़रूर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन मैंने अब परेशान होना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ सारे काम कर कर के तंग आ गया था। जब मेरी बीवी ठीक थी तो वो भी नौकरी करती थी, घर भी संभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वो बिल्कुल भी नहीं थकती थी। लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह है कि औरतों को अल्लाह ने मर्दों से ज़्यादा बर्दाश्त दी है। हम मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती। अब तो मैं इस बात को मान गया था और मैं वो थक भी गया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ। ये मज़दूर है, बीमार है, फिर भी मैं इसका ख्याल कर रहा हूँ। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला। क्या वाकई ये इस काबिल है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो ये ज़रूर मुझे छोड़ कर चली जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब हमारी मोहब्बत अरूज पर थी तो इसकी किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी और वो इसका कज़न था, लेकिन मेरे लिए उसने उसको छोड़ दिया था। फिर ये कैसे किसी और के लिए मुझे क्यों ना छोड़ देती? मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्याल आने लगे। आजकल मैं किरण के बारे में ही सोचता रहता था और वो रोज़ मुझसे कोई ना कोई सूट सिलवा लेती और अभी तक किसी ने कोई पैसे भी नहीं दिए थे और अब मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो मुझे वाकई अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम्हें तलाक हुई थी। तो उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी तो फिर तलाक नहीं होगी तो और क्या होगा? मेरी उम्र देखो, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती, या बूढ़े मर्दों के साथ जो जवान औरतें खुश रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। इसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक हो गई, अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि फिर आप आगे का क्या इरादा है? क्या सारी ज़िंदगी अकेले गुजारोगी? इसने कहा कि नहीं, किसी न किसी ने तो हम सब बनना ही है, लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए इस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि कैसा हो? इसने कहा कि शक्ल सूरत का अच्छा हो, कट काट का बड़ा हो, मजबूत आदमी हो, सही मर्द लगता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरी ही बात कर रही थी, यानी जैसे मर्द की उसे तलाश थी मैं बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए और मैं इन डोरों के अंदर फंसता ही गया। ये भूल गया जिसके इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध रखा था। वो कच्चे थे कि मेरी मोहब्बत के थे। वो मोहब्बत जो मैंने साइमा से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का कच्चा धागा एक ही वक्त में बड़ा कमज़ोर व बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि ज़माने वाले मिलकर भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो टूटता नहीं है, लेकिन कमज़ोर इतना होता है कि कभी कभी बदगुमानी की कैंची से फ़ौरन ही कट जाता है। मैं अब घर आता तो मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता था। वो मुझे बुरी लगने लगी थी। मैं उसके फरमाइशों से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरत आई तो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? मैं इसने कहा कि अब आपकी ऊपर वाली मंजिल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी तो सीढ़ियों से गिरकर इस हाल को पहुंच गई। मैंने कहा कि इसके लिए दुआ करे, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 19 साल
बिस्तर पर पड़ी रही और उसके बाद मैंने कहा कि क्या उसके बाद ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, उसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं मज़ीद मायूस हो गया कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी बीमार बीवी की खिदमतें करते हुए गुजार देता। वाकई इसको दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं उसे हर महीने डॉक्टर के पास ले जाया करता था। एक दिन मुझे किरण ने एक बड़ी ही अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता चुका था। मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब उसने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। इसने कहा कि देखो, तुम्हारी ना ही उम्र है ये सब करने की। क्या तुम सारी ज़िंदगी अपनी बीवी की खिदमतें करते रहोगे, उसकी गुलाजत साफ करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी सारी दौलत ले आऊँगी कि हमें कोई मसला नहीं होगा। और किसी और शहर में जाकर तुम अपनी दुकान बना लेना, मैं घर संभालूंगी और तुम दुकान संभालना। तुम्हारे हाथ में हुनर है, ये हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि पर मेरी बीवी का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही छोड़कर तो नहीं जा सकता। उसने कहा कि क्यों नहीं जा सकते? अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गया और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा कि मेरी बीवी ना तो चल सकती है, ना उठ सकती है और ये बीमार भी है। मैंने उसके लिए जो करना था कर लिया। शायद अब उसको भी निजात की ज़रूरत है। एक दिन मैं उसे अपने साथ छत पर ले गया। व्हील चेयर के ऊपर बैठाया हुआ था इसको मैंने। वो भी खुश थी कि चलो आज उसे आसमान नज़र आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं उससे ऊपर लेकर आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये कोई शाम का वक्त नहीं था, बल्कि तपती धूप थी। वह मुझे कहने लगी कि नीचे ले जाओ, बहुत गर्मी है, ऊपर तो बड़ी तेज़ धूप है। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें तो छत बड़ी पसंद थी, तुम्हें तो धूप भी बहुत पसंद थी, तुम आसमान को देखना चाहती थी। अब यहीं पर बैठो और मैं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ नीचे नहीं जा रहा, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खिदमत कर कर के तंग आ गया हूँ। तुम क्या चाहती हो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे काम करता रहूँ, तुम्हारा गुलाम बना रहूँ, तुम्हारा नौकर बन जाऊँ? मेरी शक्ल देखो, तुम जैसी एक नहीं 10 औरतें मुझे मिल सकती हैं। मुझे तो फिर क्यों मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ख़राब करूँ? मुझे माफ़ कर देना। जितना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कदमों पर खड़ी हो जाओगी तो शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, मेरी बीवी पर परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पर पड़ी रहोगी और 3-4 दिन में तुम्हारी ज़िंदगी से निजात मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा तो तुम इस दुनिया में नहीं रही होगी, तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस इसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हीलचेयर को लॉक कर दिया। अब वो व्हीलचेयर को घुमा भी नहीं सकती थी। वैसे भी इसका एक हाथ काम नहीं करता था और वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पाँव इतनी बुरी तरह से फिसला कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मुझे अपना पूरा जिस्म महसूस ही नहीं हो रहा था, सिर्फ अपना एक हाथ महसूस हो रहा था और मैं आखिरी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। मैंने चिल्ला चिल्लाकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। 4-5 घंटे इसी तरह गुजर गए। मैं वहीं पर पड़ा रहा, फिर यारो मददगार था। मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। जब मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर आई और उसे लगा कि वो इस दुनिया से चली जाएगी और यहीं पड़े पड़े उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल किया, जिसको विल पावर कहते हैं। वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई। वो खुद चल कर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी जान बचाने के लिए। मैंने कहा कि मैं भी सीढ़ी से नीचे ही पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत
बहुत बुरी है तो फ़ौरन मेरी तरफ बढ़ी, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ मुकाफ़ाते अमल जो मैं उसके साथ करना चाहता था वो मेरे साथ हो गया था। वो मेरी हालत पर आ गई थी और मैं उसकी हालत पर चला गया था। उसने मुझे शिकायत भरी नज़रों से देखा, जैसे वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। और माफ़ करती भी क्यों, मैं तो उसकी जान लेने वाला था। वो वहाँ से चली गई। मैं उसे बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, साइमा साइमा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो वहाँ से ऐसी गई कि जैसे पलट कर नहीं देखेगी। और थोड़ी ही देर के बाद एम्बुलेंस वाले वहाँ आ गए। शायद साइमा ने उन्हें फ़ोन किया था और वो मेरी जितनी बेरहम नहीं थी। वो चाहती तो मुझे वहाँ छोड़कर पेशा के लिए जा सकती थी, लेकिन उसने उन लोगों को बुलाया था। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म सुन्न हो गया है और एक टांग और एक बाजू भी। यानी अब तो मैं ना काम कर सकता हूँ और ना ही उठकर चल सकता हूँ। साइमा ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसका ख्याल रखता था। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मैं उससे माफ़ी मांगता रहता, पर वो बोलती ही नहीं थी। वो दिन रात मेरा ख्याल करती थी। वो फिर से नौकरी भी करने लगी और मैं आज भी हैरान हूँ कि कैसे एक ही पल में हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ पलट गई। मैंने मोहब्बत करने वाली बीवी को खो दिया और वो एक अच्छी इंसान थी जिसने अभी भी मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। मैं बस दिन रात उससे माफ़ी ही मांग सकता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ सिर्फ बेवफाई ही नहीं की थी, मैं तो उसकी जान लेना चाहता था। आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करें, मेरे साथ कोई बुराई का मामला हो जाए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं ये आपको पैगाम दूंगा कि कभी भी किसी भी हाल में अपने हमसफ़र का साथ ना छोड़ें।